कौन है सादिक और कौन है अमीन, एक बार फिर ये सवाल पूछा जा रहा है और एक बार फिर तकरीबन हर एक सियासतदान आर्टिकल 62 और 63 की तलवार अपने हाथ में लेकर घूम रहा है, इस इंतज़ार में कि कब मौका मिलेगा कि हम अपने मुखालफीन का सर इस तलवार से कलम कर दें। और मुखालफीन के हाथ में भी यही तलवार। सर अभी मैं वही वहाँ पे आने वाला साहब पूरी डायलॉग ख़राब कर देते हैं। एनीवे पॉइंट है कि पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर जमातों का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ना सादिक हैं और ना अमीन हैं और चुनाचे उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कहना है कि जी अगर हमारे पर लागू है तो फिर आप पर भी लागू है और ये कोई नई बात नहीं है। इसी साल अप्रैल में अमीर मुकाम साहब जो खसूसी मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी ना सादिक हैं और ना अमीन हैं, क्योंकि उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि 10 बिलियन रुपए उनको ऑफ़र किए गए थे कि भाई खुदा के लिए पनामा केस पर खामोश हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 35 पंक्चर का क्लेम भी झूठा था। चुनाचे झूठ बोलने वाला ना सादिक है ना अमीन है और फिर अक्सर लोग सीता वाइट का नाम भी लेते हैं। अदालतों में भी इस पर शदीद बहस हुई है, बहुत ऑब्जर्वेशंस भी आए हैं। अक्टूबर 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट पीटीआई और पीएमएलक्यू की पिटिशन सुन रहा था वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने कहा था कि वंस एंड फॉर ऑल हमें इन आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करना होगा, इनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब अगर एक इससे पार्लियामेंटेरियन गया या 10 पार्लियामेंटेरियन गए या आधी पार्लियामेंट भी खाली हो गई, सो बी इट। मार्च 2015 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इसमें थोड़ी सी कंसर्न शो की थी और कहा था कि इसकी जो लैंग्वेज है इस आर्टिकल की वो इतनी वेग है और अनसर्टन है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, सियासतदान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अवाम भी कंफ्यूज हो जाती हैं। इसी साल जनवरी में जस्टिस खोसा ने तकरीबन यही बात दोबारा की और कहा, और एक लाइटर टोन में कहा था कि अगर हमने इसको असल में इम्प्लीमेंट कर दिया तो सिर्फ सिराजुल हक साहब ही बचेंगे। लेकिन फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जस्टिस खोसा ने कहा कि मैंने ऐसी लाइटर टोन में बात की थी, लेकिन अगर आपको बुरा लगा आई विथड्रॉ माई कॉमेंट्स। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर 62-63 की बात हुई जब इमरान खान की मनी ट्रेल पर कोर्ट में हियरिंग हो रही थी और इसमें पीटीआई के काउंसिल नईम बुखारी ने क्या कहा, इसके लिए हम जाएंगे इस्लामाबाद जहां मुबश्शिर जैदी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बात आएगी। जी मुबश्शिर। जी मेरी बारी आ गई है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सादिक और अमीन के बारे में पनामा ने फ़ैसला देना है, तो मेरे ख्याल में उसमें भी सेटल हो सकती हैं चीज़ें कि वज़ीर आज़म को वो क्या डिक्लेयर करते हैं। सादिक और अमीन हम सबको पता है कि ये जो शिक है ये साबिक़ फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक ने डाली थी आइन के अंदर और उसके बाद से वेगनेस शुरू हुई। अभी पार्टीज़ ने भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम आज के पहले अदालत की कार्रवाई की तरफ जाते हैं। जब इमरान खान ने मनी ट्रेल अपनी पेश की और कुछ दस्तावेज़ात बची थी और उनके जो वकील हैं नईम बुखारी, उन्होंने आज अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं। वहाँ पर एक मौके पर उन्होंने हवाला दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता आर्टिकल 184(3) जिसके तहत ये पटिशन दायर की गई है। और उनका बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि इमरान खान ने जब अपना लंदन वाला फ़्लैट लिया था और टैक्स एमनेस्टी में उसको शो किया तो उस वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, तो ये एक डिस्टिंक्शन ज़रूर है इस सारे केस में। लेकिन आज बड़े मज़े के जो है ऑब्जर्वेशंस भी आई जजेस की, जब इमरान खान के वकील ने लंदन फ्लैट की ख़रीदारी के बारे में तफसीलात जमा कराई तो उन्होंने कहा कि उनके मौक्कल को इतने पैसे मिले। 1988 में 1,90,000 पाउंड मिले और ये रकम इमरान खान को मुख्तलिफ मराइल में मुंतकिल की गई थी। इस पर जो बेंच के एक जज साहब हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये जो रकम है ये 1988 में लंदन की फ़्लैट की ख़रीदारी के बाद मिली थी, जबकि फ़्लैट तो 1983 में ख़रीदा गया था, जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि ये रॉयल ट्रस्ट बैंक से
13.75% पर कर्ज लिया गया था और इस तरह सूद की रकम शामिल करके फ़्लैट की रकम 1,61,000 पाउंड हो गई थी। चलें, ये एक आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा जज साहब ने कि वो जानना चाहते हैं कि क्या इमरान खान के अकाउंट में इतनी रकम थी। दिलचस्पी ये है कि कितनी रकम आई और ख़रीदारी के लिए अदा कैसे हुई। समाअत के दौरान इमरान खान के दोस्त राशिद खान भी कमरा अदालत में मौजूद थे और आपको पता है अगर कि ये इस सारी जो इमरान खान ने प्ली ली है कि जमाइमा ने जो उन्होंने रकम भेजी थी वो राशिद खान के अकाउंट में भेजी थी और राशिद खान इमरान खान के दोस्त हैं, उनके थ्रू इमरान खान तक पहुंच गई और यूं बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदी गई और जो कर्ज़ा इमरान खान ने लिया था उसकी तफसीलात है। लेकिन इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने इस्तफसार किया कि पहले तो राशिद खान साहब ने कहा था कि ये रकम जमाइमा खान की जानिब से उनके पास नहीं आई। अब आप ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि जनाब ये तो जमाइमा खान ने भेजी है। तो उसके बाद जो बेंच के सरबराह हैं चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, उन्होंने भी इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि क्या जमाइमा खान ने कभी कहा कि राशिद खान से उनके पैसों से मुतालिक मामला तय हुए थे, जिस पर नईम बुखारी का कहना था कि दोनों के दरमियान मामला तय होने के दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि नईम बुखारी की जानिब से कि इमरान खान और जमाइमा खान के दरमियान जो मामला था वो मियाँ बीवी में आपस का था और मियाँ बीवी के दरमियान कम और ज़्यादा अदायगी कोई मसला होता नहीं है क्योंकि रकम कुछ ज़्यादा आ गई है। यहाँ पर एडिशनल जो है 1,00,000 और 26,000 जो पाउंड हैं वो अलग अलग करके वो पता नहीं चल रहे कि वो कहाँ से आए हैं और वो क्यों हैं। मेरे ख्याल में वो शायद रकम पूरी होने के बजाय वो एक्सेस निकल आई है, ज़्यादा आ गई है, तो उसमें खासी इसमें कशमकश हो रही है। और उसके बाद जो है कल से जहांगीर तरीन साहब जो दूसरे सेकंड इन कमांड हैं पीटीआई के, उनका केस भी लिया जा रहा है और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जो है अपने कर्ज़े माफ़ करवाए तकरीबन 49 करोड़ के और उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स का मसला भी है। इस सारे सूरत हाल में एक जो है उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने 2007 में ये चीज़ लिख कर के दी SCCP को कि जनाब उन्होंने अपने एक माली और एक ड्राइवर को अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के तौर पर यूज़ किया। बज़ाहिर ये चीज़ें अगर आर्टिकल 62-63 के तनाजुर में देखी जाएं तो मुझे लगता है कि अदालत का जो फ़ैसला आएगा उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होंगी, इम्प्लिकेशंस होंगी। फिर तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हम समेत किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोला या जैसे आपने एक मिसाल भी दी कि आधा सिर्फ जो है जमात इस्लामी के अमीर ही रह जाएंगे पार्लियामेंट में, वो इज़हार तफन्नुन के तौर पर उन्होंने कहा, लेकिन हकीकत यही है। तो अब क्या किया जाए? आपको याद होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी एक कमेटी बनी हुई है और ड्राफ्ट बिल भी तैयार हो गया है अगले इलेक्शंस में ये कह कर के कि अब के जो है यानी इब के कोई भी ऐसा शख्स जो है वो पार्लियामेंट में ना आ पाए जो जिसने करप्शन की हो या जिसने झूठ बोला हो, जो ना सादिक हो ना अमीन हो। बहुत अच्छी बात है। इस सारी उसमें मज़े की बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो है ये तजवीज़ पेश की थी कि जनाब सादिक और अमीन का लफ्ज़ निकालें और ये जो प्रोविज़न है 62-63 इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन दी गई है उसको ओरिजिनल हालत में जो 1973 के आइन में भुट्टो साहब ने डाला था और उनके इत्तेहादियों ने उसको उस शक्ल में बहाल कर दिया जाए। मगर जब पनामा का फ़ैसला आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि मौका अच्छा है, तो उन्होंने नून लीग से कहा कि जी अब तो माजरत, फ़िलहाल तो हम सादिक और अमीन को नहीं छेड़ रहे। साथ ही पीटीआई ने भी कहा कि जी हम नहीं इसमें आएंगे, तो अब वो मामला भी लटक गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पहले एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर ले, अगर मियाँ साहब को चलता कर दिया तो उसके बाद देखेंगे कि अगले इलेक्शंस तक क्या होगा। तो इस सादिक और अमीन की डिबेट में मेरे ख्याल में वसत साहब ने भी कोई बड़ा ज़बरदस्त कॉलम शॉलम भी लिखा है, तो उनसे भी पूछते हैं कि वसत साहब ये तो हुई कानूनी और जो अदालती बातें, सादिक और अमीन का जो चक्कर है वो आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुबशिर ज़ैदी साहब कि आपने मुझे मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ, लेकिन आपने नाजरीन से लिया है, मुझसे नहीं लिया। आर्टिकल 62 जो है उसमें वही मुसलमान
रुकने शूरा बन सकता है जो आकिल हो, जी, अच्छे किरदार का हामिल हो, इस्लामी अकायद का मुनासिब इल्म रखता हो, लाजमी मजहबी फ़राइज़ पूरे करता हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात, शायर इस्लामी की ख़िलाफ़ वर्जी के लिए ना जाना जाता हो कि ये बंदिश क्या है, किस चीज़, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी हराम है, उसमें ना पड़े, कबीरा गुनाहों में मुलव्विस ना हो, फासिक ना हो, कबीरा गुनाह बड़े, कत्ल, ज़िना, और सादिक और यानी ईमानदार और अमीन हो। ये है आर्टिकल 62 की ज़बान। जी। अच्छा, अब जब इसको आज से 40 साल पहले ज़ियाउल हक़ साहब ने, या तो गालिबन 2 मार्च 1985, हाँ, तो वो ये उन्होंने ज़ाहिर नहीं सोचा होगा कि सादिक और अमीन बज़ाहिर तो इसका तर्जुमा है कि सच्चा और अमानतदार, लेकिन ये जो टर्म है बेसिकली इसके हिस्टोरिकल और रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं। ओके। सादिक और अमीन का जो लक़ब है मक्का वालों ने रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। वो मिसाली ईमानदार थे और मिसाली तौर पे सच्चे थे, इसलिए ना उनसे पहले किसी को ये लक़ब मिला अरब में, ना उनके बाद किसी को सादिक और अमीन का लक़ब मिला। सादिक और अमीन, यहाँ तो यह है ना कि आर्टिकल 62 में कि कबीरा गुनाहों में मुलव्विस ना हो। सादिक और अमीन के लिए शर्त यह है कि कबीरा छोड़ जो सगीरा, जो सबसे छोटा गुनाह है, उससे भी वो मुबर्रा होता है, गोया वो मासूम होता है। और मासूम सिर्फ अम्बिया होते हैं, आम इंसान नहीं होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि ये ख्याल नहीं किया गया जब ये कानून बनाया जा रहा है। छोड़ें सादिक और अमीन आम आदमी होता है या नहीं, ये जो बुनियादी जो शराइत हैं कि लाजमी मजहबी फ़राइज़ पूरे करता हो और कबीरा गुनाहों में मुलव्विस ना हो, ये कितना मुश्किल है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का जब इंतकाल हो गया तो आपकी वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिससे कोई नमाज कसदन कज़ा ना हुई हो। तो मजमे में ऐलान हो गया, लाखों का मजमा था, सिर्फ एक शख्स आगे बढ़ा और वो था सुल्तान दिल्ली शमसुद्दीन अल-ततमश। उसने चेहरा छुपाया और बुड़बुड़ाते हुए जा नमाज पे खड़े हो गए कि ख़ुद तो चले गए, दूसरों के राज खोल गए। उन लाखों में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक ज़ानिया का मुकदमा एक मजमा लेके आए, एक औरत पे इल्ज़ाम लगाया कि ये ज़ानिया है। उन्होंने कहा ठीक है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए जो भी तौरात और ज़बूर के क़वानीन है उसके हिसाब से, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई गुनाह ना किया हो। आहिस्ता आहिस्ता मजमा है छटने लगा। मतलब ये देखें कि कितना मुश्किल है। सादिक और अमीन को तो छोड़ देना, अभी वो स्टेज तो बात की है। अब ज़ियाउल हक़ जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया, यार ज़रा ईमानदारी से बताओ क्या उनके साथ सादिक और अमीन का लफ्ज़ फिट बैठता है या नहीं? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि मैं सादिक और अमीन हूँ, वो क्या है? वो इसका मतलब है कि वो तो सादिक और अमीन है। जावेद हाशमी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि सारे जजेस और सारे जर्नल सादिक और अमीन हैं, लिहाजा ये आर्टिकल जो है सिर्फ उन पे लागू होगा जो अरकान असम्बली बनना चाहते हैं, बाकी तो धुले धुलाए हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो तज़ादात और इबहाम हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है। आपने जस्टिस जवाद ख्वाजा की मिसाल दी, आपने जो है आसिफ सईद खोसा की मिसाल दी। यार अदालत ही दूर कर दे, सियासतदानों के बस का तो काम नहीं, इसलिए कि कोई उठ के ये कहेगा कि साहब ये जो है कुफ्र कर रहे हैं और उनके पीछे मजमा लग जाएगा। लिहाजा अदालत अगर ये कर दे तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है अगर कोई करना चाहे। फिर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया बहुत सारे लोगों को, मैं नाम बोलता जाता हूँ, इनमें से जो भी सादिक और अमीन हो मुझे रोक दीजिएगा भाई। इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली, महमूद खान अचकजई, शेख रशीद, फरियाल तालपुर, शरीफ फैमिली, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्ला जहरी, ब्ला 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 ब्ला, इनमें से कोई है? बिल्कुल
ये मैं इस चीज का फैसला नहीं कर सकता, है ना। तो शुक्र है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ये जो टर्म है खुदा के वास्ते सादिक और अमीन, ये रसूलुल्लाह के लिए है, उन तक ही रहने दें। इंसान के लिए है सच, रास्त गोई, उसी पे लोगों को, इंसानों को परखें और उस हिसाब से फैसले करें। अगर आपने ये टारगेट जो है वो माउंट एवरेस्ट वाले अचीव कर लिए तो यकीन करें कि शिमला पहाड़ी तक भी हम लोग पहुंचने के काबिल नहीं हैं उस लिहाज से। सही बात है। और देखें, अगर बुनियादी बात ये होती है, मार्च 2 1985 में ये सादिक और अमीन को ऐड किया आपने आर्टिकल 62, 63 में ज़ियाउल हक के दौर में। अब किसी भी कानून या किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी तारीख को भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये इसलिए नहीं ऐड किए गए कि निज़ाम साफ और शफाफ हो और या साफ और शफाफ लोग निज़ाम में आए। अगर ऐसा होता तो कितनी 11 साल अब तक हुकूमत की ना, अभी तक तो सब कुछ क्लीन हो गया तो सब औलिया मुंतखब हो चुके। ये थी 8th अमेंडमेंट की तरह एक किल स्विच, ठीक है, कि जैसे भी चांस मिले आप किसी को भी नाअहल कर, यानी मुकद्दस टर्मिनोलॉजी के साथ शदीद मजाक। एग्जैक्टली, शदीद मजाक। हाँ, तो और जनरल ज़ियाउल हक ने जो किया ज़रा फाइनली, वो जिस आइन में लिखा है जिसके तहत सादिक और अमीन, उन्होंने उसी आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। तो छोड़ो यार, बहुत है। एग्जैक्टली, अब अफसोस होता है कि इस 8th अमेंडमेंट को तो आपने हटा दिया। आर्टिकल 62, 63 में किसी को ये हटा नहीं सकते क्योंकि उनको ये ख्याल है कि किसी दिन हम अपने मुखालफिन के खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। का ख्याल था कि अभी के लिए एक ब्रेक ले लें। पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह ना किया हो, ये ज़ियाउल हक का ख्याल था, वो वही है। ब्रेक। वेलकम बैक। खुशकिस्मत वो है जिसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की टैंकी भरी हुई है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे आपको पता है, अगर आप कहीं भी गए हो आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, जीपों की। अक्सर पेट्रोल पंप्स के सामने तो बाकायदा गेट और बार्ब्ड वायर लगा दिए हैं कि भाई हमारी पेट्रोल ख़त्म हो गया है, प्लीज़ आप हमें मज़ीद तंग ना करें। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने एक हड़ताल की अनाउंसमेंट की हुई है। हड़ताल की अनाउंसमेंट क्यों की है कि आपको याद होगा कि इसी साल अहमदपुर शर्किया में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ 30 जून को एक ऑयल टैंकर स्पिल हुआ था और मेरे ख्याल 200 से ज़्यादा लोग जाँ भाग हुए थे। एक बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर था। उसके बाद ओगरा ने कहा कि अब हम सेफ्टी रेगुलेशंस को मजीद रिवाइज करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन को कबूल नहीं है और उन्होंने अपनी एक डिमांड्स की लिस्ट दी है कि जी कोहाट टनल से हमें जाना चाहिए, लॉरी से ही सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, टैरिफ फॉर लॉरीज को बढ़ना चाहिए, नेशनल लॉजिस्टिक सेल को अबॉलिश करना चाहिए। जो भी ये हैं बेसिकली ये होती हैं योर ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स। क्योंकि जब ये अहमदपुर शर्किया का वाकया हुआ था, इसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट है। इंक्वायरी रिपोर्ट में और बाकी लोगों का कहना था कि बेसिकली नेग्लिजेंस थी, मोटरवे पुलिस की भी थी, लेकिन ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर की भी थी। कल जो पेट्रोलियम कमेटी जो सेनेट की उसका जो इजलास है ना, उसमें की जो कार्रवाई है, मेरा ख्याल है अगर वही बता दी जाए तो वो बहुत है। उसमें जो वज़ीर पेट्रोलियम है शायद खाकान अब्बासी, ओगरा की चेयरपर्सन है उज़मा आदिल और पेट्रोलियम की सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ब्रीफ किया। उसमें बताया कि जी मेन स्टेक है 4। ओगरा जो क़वानीन बनाती है और रेगुलेट करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो आमदोरफ्त देखती है, कागजात हैं, पूरे हैं, टेस्टिंग है, मयारी है, गैर मयारी है। ऑयल कंपनियां जो हैं वो ये इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जो हिफाजती मैनुअल है उस पर ऑयल टैंकर्स मालिकान अमल कर रहे हैं या नहीं। ये चारों एक साथ हैं। 2009 में कमेटी को ये बताएगा कि 2009 में ओगरा ने ऑयल टैंकर सेफ्टी के कवानीन बनाए। उस पर ऑयल टैंकर्स वालों ने शोर मचाया कि सब फरातों रात तो हम नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा चलें जी, क्या आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कम से कम हमें 5 साल दें। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 5 साल में सेफ्टी रेगुलेशंस अप्लाई कर लें। उस लिहाज से 2009 से 2014 में अप्लाई होने चाहिए थे। आज क्या है? 2017 जुलाई। ठीक है। अच्छा,
अगर 23 जून का हादसा ना होता अहमदपुर शर्किया का, तो हम बैठे यहाँ प्रोग्राम ही ना कर रहे होते, इस और हड़ताल भी ना होती और सेनेट का इजलास भी ना होता। खाकान अब्बासी ने बड़ी दिलचस्प बात की उस कमेटी के इजलास में। उन्होंने कहा जी ये जो कवानीन है ना सेफ्टी रेगुलेशंस, इनमें कुछ तरमीम की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ कवानीन इंतहाई सख्त और नाकाबिले अमल हैं। अच्छा, 2009 के बाद से 8 साल बाद वज़ीर पेट्रोलियम को याद आया कि ये कवानीन जो हैं नाकाबिले अमल हैं, इनमें से कुछ। ओगरा का ये कहना है, जो ओगरा की चेयरपर्सन थी, कि इस वक्त 11,704 ऑयल टैंकर्स हैं पाकिस्तान में, इनमें से 7,000 सेफ्टी के मेयारात पे पूरे नहीं उतरते हैं। ऑयल कंपनी जो एडवाइजरी कमेटी है उसका कहना है कि 55% जो टैंकर्स हैं उनके पास सेफ्टी के मेयारात नहीं हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है इस पूरे मैनुअल पे अमल करना, इसलिए कि फ़ी टैंकर हमें 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब कौन खर्च करे? उससे बेहतर है कि टैंकर फट गया 200 बंदे मर जाएं, वो तो मरते ही रहते हैं। 10 लाख रुपया फ़ी टैंकर तो बहुत मुश्किल है। ओगरा ये कहती है कि हमारा काम है कानून बनाना, अमल दरामद की जो जिम्मेदारी है वो ऑयल कंपनियों और मोटरवे पुलिस की है। अच्छा, इस दफ़ा ओगरा, बिकॉज सामने तो आए हुए हैं ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले, हाँ। लेकिन ओगरा के जो तर्जुमान है इमरान गजनवी साहब, उन्होंने कहा है कि जी ऑयल टैंकर वालों के पीछे है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अच्छा, और ब्लेम गेम शुरू है, ब्लेम गेम। रियासत बहुत मासूम है। अच्छा, थर्ड पार्टी, ओगरा ने एक अजीब दावा किया कि थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है वो हर ऑयल फिलिंग स्टेशन पे हमने दी हुई है, ताकि जो गैर मयारी टैंकर्स हैं ना उनमें तेल ना भरा जाए। अल्लाह जाने कैसे भरा जाता है। अच्छा, ऑयल कंपनियां बकौल ओगरा ज़रूरी दस्तावेज़ात और सर्टिफिकेशन के बगैर तेल भर देती हैं। ये बात ओगरा को मालूम है, लेकिन वो कह रही है जी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अहमदपुर शर्किया में जो टैंकर फटा था उसके पास जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर्ड था। बिल्कुल। आतिशगीर मादे को ट्रांसपोर्ट करने का जो इजाज़तनामा था वो जाली था। मुझे पानामा केस थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा बहुत। अच्छा, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो चूँकि पानामा केस में आजकल उलझी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए सिंध की जो वजारत दाखिला है उसे कहा कि जी 27 जुलाई के बाद जो अभी आने वाली है, कराची में कोई ऑयल टैंकर शहर में दाखिल नहीं होगा। जो जुल्फ़िकाराबाद का ऑयल टर्मिनल है जो कि बिल्कुल रेडी है, वहाँ इनको जमा होना चाहिए। अब ये जो एक स्ट्राइक हो रही है इसमें जो ऑयल टैंकर मालिकान है उनका ये मुतालबा है कि हम जुल्फ़िकाराबाद नहीं जाएंगे। अच्छा, अब तक अहमदपुर शर्किया से लेके अब तक 12 हादसात और हो चुके हैं। खुदा का शुक्र है कि उनमें जानवान नहीं गई है। ये अमल दरामद हो जाएगा, बहुत आर्जी नौयत का होगा, एक नया हादसा होगा, उसके बाद फिर हल्ला गुल्ला होगा। 5-6 महीने की कहानी है, उसके बाद बेहतरीन सिलसिले वही जो पहले थे। अब भी हो सकता है कि 2 साल की भी कहानी हो। हाँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्री पुश कर रही है ना, पहले क्या कहा था ना कि सर ये एकदम तो यूं तो नहीं हो सकता। हाँ, 5 साल लगेंगे, क्या हो गया, पागल हो गए हो यार। वो कह रहे हैं कि यार देखिए अब 2 साल तो आप प्लीज हमें और दे दें मजीद। अच्छा, जब रियासत 5 साल बाद भी सब्र करके बैठी रहेगी, हादसे का इंतजार करेगी, और मैं ऑयल टैंकर मालिक हूँ, मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने टैंकर जो है फिटनेस। आपको याद है कि इस साल अप्रैल में भी एक ऑयल टैंकर स्ट्राइक हुई थी। हाँ। और वो यूं था कि आप हमारे पे जीएसटी लागू ना करें, तो उन्होंने कहा था कि जून 30 तक हम बात करेंगे, उसके बाद। और इस दफा भी मुझे लग रहा है कि ऑयल टैंकर्स वाले ही जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। और इतने में एक ब्रेक ले लें, और अगर ब्रेक के दौरान आप जाके अपना टैंक भरवा सकते हैं तो सर गुड लक। अगर भरवा सके तो भरवा लें। वेलकम बैक। दुनिया हमारे मीडिया की जो है उसके हिसाब से 3 ही खबरें हैं जो अहम तरीन हैं। पानामा, पानामा, पानामा। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिनके लिए बाहर झांकना पड़ता है, अखबार पढ़ना पड़ता है और गैर मुल्की चैनल्स भी देखने पड़ते हैं। बाकी दुनिया पे क़यामत बीत रही हो या ना बीत रही हो, हम जो हैं फूल प्रूफ भी हैं और हर तरह की ख़बरों से प्रूफ भी हैं। ये प्रूफ बात कर रहा हूँ मैं। मसलन यही कि यरूशलेम इस वक्त बिल्कुल तपा हुआ है, बुखार की कैफियत में है पिछले 2 हफ्ते से। हुआ ये था कि 14 जुलाई को मस्जिद अक्सा के बाहर 2 इसराइली पुलिस वाले फायरिंग से हलाक हो गए।
उसके दो दिन बाद इसराइलियों ने सोचा कि क्या किया जाए आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए, तो उन्होंने नमाजियों के लिए मेटल डिटेक्शन करने वाले जो दरवाज़े हैं वो नस्ब करने शुरू कर दिए और यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई, इसलिए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो फ़लस्तीनी नमाजी थे जुम्मे की नमाज़ उन्होंने गलियों में अदा करनी शुरू की और ये अब तक अदा कर रहे हैं एहतिजाजन। जुम्मे को ही इसराइली पुलिस से झड़पों में 3 फ़लस्तीनी हलाक हुए। उसी दिन एक फ़लस्तीनी के हाथों 3 इसराइली हलाक हुए। मस्जिद अक्सा के 2 हिस्से हैं, एक मस्जिद अक्सा जिसमें गुंबद सखरा है और एक है हैकल सुलेमानी जिस पे कि यहूदियों का दावा है। वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक हैकल था, एक माबद था, एक मंदिर था, फिर वो तबाह हो गया और अब वो दोबारा उसे बनाना चाह रहे हैं। ये एक आसमानी पेशगोई के तहत उनका एतक़ाद है। ये जो इसराइली हुकूमत है इसको हैरत इस बात पे है कि ये मेटल डिटेक्टर जो हैं दरवाज़े लगाए गए हैं, इसमें क्या मसला है, इस पे इतना एहतजाज क्यों हो रहा है? इसलिए कि हैकल सुलेमानी में भी जो यहूदी इबादत गुजार जाते हैं या गैर मुल्की सैयाह जाते हैं वो उनको भी गुजरना पड़ता है। तो मस्जिद अक्सा का ये जो हिस्सा है जहाँ से नमाजी जाते हैं, यहाँ भी अगर लग जाए तो अच्छा ही है फ़लस्तीनियों के लिए भी, इसराइलियों के लिए भी। लेकिन बात इतनी सिंपल तो नहीं है। फ़लस्तीनियों का प्रॉब्लम ये दरवाज़े नहीं है, फ़लस्तीनियों का प्रॉब्लम ये है कि उनको ये ख़तरा है कि इसराइल रफ्ता जिस तरह उसने 1967 में बैतुल मक़दस को ज़म कर लिया अपने अंदर, जो कि बाकी दुनिया इलीगल समझती, उसी तरह वो मस्जिद अक्सा को भी हैकल सुलेमानी का एक हिस्सा बनाना चाह रहा है। तो ये जो गुस्सा है ये मेटल डिटेक्टर डोर्स का नहीं है, ये इसराइल की नीयत का है। उस एहतजाज हुआ तो ज़ाहिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जो हुकूमत है जैसी कैसी भी है, उसने अपना जो सिक्योरिटी ताउन था वो इसराइल से फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया। उधर उर्दन का जो दारुल हुकूमत अम्मान में था उसमें वहाँ किसी दिलजले ने इसराइली सफारत खाने का जो सिक्योरिटी गार्ड था उस पर फायरिंग नहीं की, एक छुरी से हमला किया। तो उसने अपने बचाव में उसे गोली मारी और वो इतना खौफज़दा हुआ कि एक और जो लोकल शहरी था वो भी मारा गया। तो उसके बाद ये रेमंड डेविस बन गया, ये जो सिक्योरिटी उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल गई। इसराइल ने कहा कि जी उसे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो तो सफारतकारी के दर्जे पे है, लिहाजा हम तो वापस नहीं करेंगे पूछगछ के लिए। तो सारा सफारती अमला जो है इसराइल का वो वापस चला गया है। ये मसला नेतन्याहू जैसे आदमी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो हल कर देगा। हल क्यों हुआ? हल ऐसे हुआ कि कल सदर ट्रंप के जो खुसूसी एलची हैं जैसन ग्रीन ब्लाट, वो तलबी पहुँचे, उन्होंने कहा बंदे ते पुत्र बनो, ये ऐसा मस्जिद का मामला नहीं है, ये आग लग सकती है। सेम यही बात जो अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची हैं इस इलाक़े के लिए निकोले मलदीनो, उन्होंने कहा जी अगर जुमे तक ये मसला इसराइल हल नहीं करता है तो पूरे रीजन में आग लग सकती है। ये मस्जिद जो वाला मसला नहीं है। तो उसके बाद जाके नेतन्याहू ने फैसला किया कि मेटल डिटेक्टर के जो डोर्स हैं वो हटा लिए जाएं, और वो हटा लिए गए हैं। लेकिन जो मकामी उलमा हैं और मस्जिद अक्सा के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है मसला अभी हल नहीं हुआ है। ये जो CCTV कैमरे आपने दर्जनों के हिसाब से इंस्टॉल किए हैं इन्हें भी हटाया जाए, वरना तब तक हम एहतजाजन जो है गलियों में नमाज पढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये सोचा जाता है कि ये सिर्फ ये कोई मुस्लिम वर्सेस जू, हाँ, यहूदी और मुसलमानों का फट है। एक लेवल पर ये बात सही है, ठीक है, लेकिन ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी, ठीक है। और क्योंकि जो फ़लस्तीनी ईसाई हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, वो यूजुअली एक साइड पर होते हैं और इजराइली जूस दूसरी साइड पर होते हैं। एक बहुत मैं खूबसूरत वीडियो देखा कि जब ये गलियों में नमाज पढ़ रहे थे तो एक फ़लस्तीनी ईसाई भी उनके साथ खड़ा हुआ था, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। वो सजदे में जा रहे हैं तो वहाँ खड़ा होकर क्रॉस कर रहा है और अपने बाइबल पढ़ रहा है, हाँ, उनके साथ। हाँ। अच्छा, अब ये जो इंक्रोचमेंट की जो बात है, 1967 के बाद एक वक्फ बनाया गया और ये जो एंट्री और एग्जिट है वो उस वक्फ के कंट्रोल में था। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि फ़लस्तीनियों को ये डर है कि हमारे से कंट्रोल लिया जा रहा है क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर्स इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ। अच्छा, फ़लस्तीनियों का जो डर है ना वो बेबुनियाद नहीं है, इसलिए पूरी जमीन पर तो इसलिए कि आपको याद होगा कि जून 1967 में तो इसराइल ने इस इलाके पे कब्जा किया।
21 अगस्त 1969, ये बड़ा स्याह दिन था। इस दिन एक ऑस्ट्रेलवी शहरी था माइकल रूहान, वो मस्जिद में घुसा और उसने जो मेंबर था उसको आग लगा दी। अच्छा, ज़ाहिर है पूरे आलम इस्लाम में आग लग गई। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ कंट्रोल करने के लिए। उसी के नतीजे में अगले महीने रबात में इस्लामी सरबराहों का पहला इजलास हुआ था, जिसमें OIC की बुनियाद रखी गई थी। अगर ये आग ना लगती तो OIC का वजूद ना होता। वैसे OIC का वजूद होना ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, माइकल रूहान जो है उस पर केस चला अदालत में। अदालत ने उसे ज़हनी तौर पे गैर मुतवाज़न करार दे के ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, सज़ा भी सुनाई। कमर की दर्द तो नहीं थी। हाँ, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 14 मई 1974 को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, चूँकि वो ज़हनी तौर पे तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, जहाँ वो हॉस्पिटलाइज रहा। अच्छा, आम तासुर है कि वो यहूदी था, वो क्रिश्चियन था बेसिकली। अच्छा, वो उसने कहा कि मैंने भाई इसलिए आग लगाई है ताकि वो जो टेंपल माउंट है हैकल सुलेमानी, उसकी जब तामीर मुकम्मल होगी तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का की दूसरी आमद होगी, इसलिए मैंने ये काम किया। आप मुझे कह रहे हो मैं पागल हूँ। तो अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और कुछ लोग कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ठीक है, हम फ़लस्तीनी मानते हैं और इसकी बहुत एविडेंस है। एक तो ये इस तरह के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, इजराइल में भी इस तरह के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं कि जी जब तक ये मस्जिद तबाह नहीं होगी, टेंपल ऑफ सोलोमन नहीं बनेगी, तो मसीहा वापस नहीं आएगा और हम पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकेंगे। अब हम समझते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग होते हैं, वहां पर हर जगह होते हैं। जहाँ तक नेतन्याहू की बात है, आप कह रहे थे ना कि नेतन्याहू इसको हल करने वाला बंदा नहीं है, उसकी भी पीछे एक वजह है। क्योंकि बिल्कुल जैसे मोदी की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है इंडिया में, नेतन्याहू की है इजराइल में। जितनी लड़ाई होगी उतनी पोलराइजेशन होगी, उतनी उसकी दुनिया में फॉर राइट यही करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अभी नेतन्याहू की बात हो रही थी कुछ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से, मतलब हंगरी की प्राइम मिनिस्टर से, तो उसको पता नहीं था कि माइक ऑन है। माइक ऑन था और अगले कमरे तक जहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे, नोट्स ले रहे थे, वहां तक आवाज़ जा रही थी। तो बीच में वो बात करने लगा कि जी जब मेरी मोदी के साथ मीटिंग हुई थी तो मेरी बात हुई कि जी पहली तो कोई मतलब आप फ़लस्तीन नहीं जा रहे, लोग इसमें बात कर रहे थे। कहा कि जी मुझे रमल्ला जाके क्या मिलने वाला है। सही बात। हाँ, मेरा तो काम आपसे ही है ना। अच्छा, एक तो 69 में वो जो मेंबर को आग लगाई, दूसरा जो है मसला वो डेलिबरेटली खड़ा किया गया 28 सितंबर 2000 को। लीडर ऑफ द अपोजिशन एरियल शरोन है ना जी, वो पूरे सिक्योरिटी के साथ, शपशपा के साथ उन्होंने क्या किया, पुश करके मस्जिद अक्सा के अंदर जब घुसने की कोशिश की ना, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे फ़लस्तीनी, उन्होंने जो हाथापाई शुरू कर दी। तो ये पैनिक ही हो गए, उन्होंने बचाने के लिए एरियल शरोन को फायरिंग कर दी और उस फायरिंग से 7 फ़लस्तीनी मौके पे हलाक हुए। सेकंड इंतफादा जो है शुरू हो गया। अगले 4 दिन में 20 फ़लस्तीनी हलाक हुए। उसके बाद मिसाइल इस्तेमाल हुए, टैंक इस्तेमाल हुए, हेलीकॉप्टर हुए, रमल्ला का मुहासरा हुआ। उसी दौरान यासर अरफात वगैरह की इतना तवील चला कि उनकी मौत भी हुई थी। खैर उसकी वजूहत दूसरी थी। अच्छा, फिर यह है कि मशहूर उनका फ़िक्रा है एरियल शरोन का कि हम इस इंतफादा को ख़त्म कर देंगे, हम इन सब की टांगें तोड़ देंगे। ये था। अब मुझे लग रहा है अभी तो फ़िलहाल नेतन्याहू ने प्रेशर में ये सारा कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है कि बात तो नहीं आएंगे ना, फिर सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ ये तीसरे इंतफादा की रेसिपी, ये फ़लस्तीनी पहले ही भरे बैठे हैं, इसलिए कि ट्रंप वहाँ मौजूद है। ट्रंप से खैर किसी अमेरिकी सदर से उम्मीद नहीं थी, ट्रंप से तो ज़ीरो उम्मीद है। और अथॉरिटी इरोड हो चुकी है। सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह, शाह से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, नहीं आप सही कर, देखिए बात सुने, आप इस तरह की बातें नहीं किया करें मेरे सामने, मेरे जज्बात हर्ट होते हैं। इसलिए कि देखें आपका इशारा है सऊदी अरब की तरफ, मिस्र की तरफ, UAE की तरफ, बहरीन की तरफ। ओ भैया, कतर से नजात मिले तो ये इस तरफ देखे ना। बात सही है। अलामती, पता नहीं इन्होंने अलामती बयान भी जारी किया है मस्जिद अक्सा के ताज़ा मसले पे या नहीं, मुझे आई डोंट, लेकिन कतर का मसला अगर ना हो तो ये इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाए। 100% सही बात है। उसके बाद यमन को भी सेट करना, सारी खराबी यमन और कतर की वजह से। और मालदीव्स का तो बड़ा ही मसला है, पहले वो हल होगा फिर फलस्तीन हल होगा, फिर देख लेना।
वेलकम बैक। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिलेगी और वक्त आने पर कोई अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, ख़ानदान में भी आपकी इज्जत होगी। और रिश्ता आंटी भी आपको यही कहते रहते हैं। अगर आप कुछ भी मैट्रिमोनियल एड्स भी देखें तो हमेशा उसमें लिखा होता है कि जी हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, प्लीज़ आप इससे शादी कर लें। और अक्सर समझा जाता है कि इससे आपकी आसानी से शादी हो जाएगी। अफसोस कि अब ऐसा नहीं रहा। कम से कम चीन में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं, और वहाँ पर वैसे ही ख़वातीन की तादाद मर्दों से बहुत कम है, तो मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कोई ना भी अपने लिए बीवी ढूंढना है। एक चाइनीज़ इंजीनियर हैं जेंग जियाजिया, और उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनके वालिदैन उसको हमेशा प्रेशर कर रहे होते हैं कि तू निकम्मा है, तेरी शादी नहीं हुई, 31 साल की उम्र हो गई है, ऐसे फारिग घूम रहे हो। आखिरकार वो इतना तंग आ गया कि उसने कहा कि यार लड़की बनाने से बेहतर आसान काम है कि मैं एक बीवी बना ही लूँ। तो उसने अपने लिए एक रोबोट बीवी बनाई है जिसका नाम है यिंग यिंग, और बनाने के बाद बाकायदा शादी भी किया। आप ये फुटेज देख सकते हैं। जेंग साहब अपने ब्लैक सूट में हैं, यिंग यिंग के सर के ऊपर एक लाल दुपट्टा किस्म की चीज़ है जो चीनी शादियों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अफसोस की बात है कि अभी बड़ी बेसिक मॉडल है, चल नहीं सकती, तो जेंग इनको उठाकर घूम रहे होते हैं, जो एक तरह से काफ़ी रोमांटिक बात भी है। अच्छी बात यह है कि वो कुछ चाइनीज़ कैरेक्टर्स को समझ सकती हैं और एक दो अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन जेंग साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में मैं इसको मजीद अपग्रेड। मुझे जिंग जिया का एड्रेस मिल सकता है? मैं इसके बाद आपको सेट कर देता हूँ। और सिर्फ जिंग जिया नहीं है जी, अगर आप फ्रांस जाए तो फ्रांस में एक खातून है लिली, ठीक है, और वो तंग आगे मर्दों से। उन्होंने कहा यार सब ये बेकार लोग हैं, झूठ बोलते हैं, सुस्त होते हैं, कोई काम काज नहीं करते, मैं अपना ही एक बॉयफ्रेंड बना देती हूँ। तो एक 3D प्रिंटर लिया उसने, बाकायदा ब्लूप्रिंट्स बनाए, और ये आप देख रहे हैं ये अपने रोबोट बॉयफ्रेंड के साथ है। बॉयफ्रेंड इसलिए, अच्छा इसका नाम है इनमूवेटर, बॉयफ्रेंड का पता नहीं कहाँ से रखा है। बॉयफ्रेंड इसलिए है क्योंकि फ्रांस में आप ब्लूप्रिंट्स का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें, आप ड्राइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। चले सही है सर, लेकिन कंफ्यूजन होता है तो अच्छा सही है, ड्राइंग बना लिया। बॉयफ्रेंड क्लियर होती हो सर, मतलब सर आप बस छोड़ देना, मान लिया। बॉयफ्रेंड इसलिए है क्योंकि अभी फ्रांस में हम जिन्स शादी तो अलाउड है, लेकिन रोबोट और इंसानों की शादी अलाउड नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि कोई मजाकिया में बात कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सन 2050 तक एक इंसान रोबोट की शादी तो आप कंफर्म सोच ही लें। और बिल्कुल जैसे हम जिन्स की शादियों को लीगलाइज करती है कुछ मुल्कों में, ये भी लीगलाइज हो जाएगी। इन द मीन टाइम जरा जापान में जो वर्चुअल गर्लफ्रेंड, पाकिस्तान की बात मत करना, ईरान तुरान की हाँकते रहना। यहाँ खवातीन की शादियाँ रोबोट से होती हैं सर, वो डिफरेंट है, वो हम बायोलॉजिकल रोबोट है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा सर, आप वो बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे एक बेहतर बात बताता हूँ कि सेलिब्रिटी रोबोट्स बनने लग गए हैं। हांगकांग का एक डिजाइनर, जी आप इंटरेस्टेड होंगे इसमें। तुम जो सोच रहे हो ना मुबशिर, वैसा नहीं है। नहीं, वैसा ही है। अच्छा, वैसा ही है सर, आप स्क्रीन की तरफ तो देखिए ना। हांगकांग में एक डिजाइनर है रिकी मा, जिसने $50,000 खर्च किए हॉलीवुड अदाकारा स्कारलेट जोहानसन, चेक करें कि का रोबोट बनाया है, बोलता भी है, थोड़ा बहुत चल भी लेता है, ठीक है। हालांकि इसने ये नहीं कहा कि स्कारलेट जोहानसन का रोबोट है, क्योंकि फिर वो उसको इसका भी एड्रेस चाहिए, तो इसका भी एड्रेस मिल जाएगा। और भी इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। लेकिन ये जो है ना, ये अब शुरुआत है, क्योंकि रोबोटिक्स भी एडवांस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एडवांस कर रही है। आने वाले दिनों में या सालों में सेलिब्रिटी रोबोट्स बाकायदा दुकानों में भी बिक रहे होंगे। आपको विन डीजल, शाहरुख खान भी मिलेगा, दीपिका भी मिलेगी। अगर जिसे शाहरुख खान खरीदना, शाहरुख खान खरीद माला अगर आप चाहें वो भी हो सकता है। और ये सेलिब्रिटीज इस पर साइन ऑफ करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइसेंस प्रोडक्ट है। अब आप सोचें, आप एंजेलिना जोली है, फर्ज करें ऐसी, अब तो फर्ज ही कर बिल्कुल, ओके फाइन, आप वहीद मुराद है, और आपको हर रोबोट की सेल पर $1000 मिल रहा है, तो आप आराम से घर बैठ के कमाए और बाकी लोगों के घर में भी बैठे, क्योंकि आपका रोबोट हर जगह घूम रहा होगा। अच्छा, अब ये तो आने वाले दिनों की बात है। आजकल जापान में क्या हो रहा है, मुबशिर आप जो अभी बात कर रहे थे कि आपको पता है कि जापान में शादियां नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है, और पता नहीं क्यों लेकिन बर्थ रेट भी गिरती हुई जा रही है। एक उसकी वजह ये भी है
कि अब लोग एक्चुअल गर्लफ्रेंड्स नहीं वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक गेम है लव प्लस। यार इससे गुनाहों से कितना बच सकता है? मैं सर आपको अभी तो कुछ नहीं है, ये सुने तो सही। एक कंप्यूटर गेम है लव प्लस, टैबलेट है, उसमें आपको 3 गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, मनाको, रिंको और नेने। हर 2 पे एक मुफ्त? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं अगर ऐसा करोगे तो आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। तो उनकी बाकायदा रोबोट्स भी नाराज हो जाते हैं, बाकायदा पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है ना। जैसे मनाको जो है, मनाको स्वीट है, सेंसिटिव है, लेकिन मतलब बहुत प्यार भी चाहती है आपसे। मतलब वो आपको मैसेज करेगी दिन में, जब उसको पता है कि आप काम पे, और कहेंगे ऊंची आवाज में कहो आई लव यू मनाको। और अगर आपने ऊंची आवाज में नहीं कहा, क्योंकि उसके पास स्पीकर लगा हुआ है, उसको पता है कि आपने धीमी आवाज में बात की है, ऊंची आवाज में बात की है, तो वो नाराज हो जाएगी, 2 दिन आपसे बात नहीं करेगी। तो ये भी गेम है। और अगर आपका ख्याल है कि ये कोई बच्चों की गेम है कि 15 साल 16 साल 17 तो मैं साल उसे हमेशा नीची आवाज में कहूँ आई लव यू? नहीं, आपके लिए फिर नेने बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी है, वो मतलब लड़ेगी भी सी आपसे। ये 40 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बंदा है वो कह रहा है कि जी मैं हूं तो मतलब 40 साल का, लेकिन इस गेम में 17 साल का हूं, और क्योंकि ये मनाको जो है ये हाई स्कूल की स्टूडेंट है, तो हर दिन हम दोनों स्कूल साथ जाते हैं। गेम में मैं 17 साल का हूं, और अपनी बाकायदा अपनी बाइसिकल में उसकी टैबलेट को लेके वो घूम रहा होता है, और कभी माउंट फूजी के सामने अपनी तस्वीर ले रहा है मनाको के साथ, कभी कहीं और ले रहा है। एंड या आई नो। और एक बंदा है वो कह रहा है कि जी मेरी बीवी भी है, लेकिन मुझे रिंको से भी प्यार है, और मैं दुआ करता हूं कि कभी मेरी बीवी को पता ना लगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच में मुझे चूज करना पड़े। ये जो रिंको है ना, इन रोबोट्स और वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स का फायदा ये होगा कि हम जैसों के ऊपर जो है ना आर्टिकल 62, 63 नहीं लगेगा। सर ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है ना सर। अच्छा, खवातीन के लिए भी है। ये जो 3 रोबोट्स है ना जापानी, जो वर्चुअल हैं, इनके बारे में गालिब ने बहुत 200 साल पहले पता कह दिया था। क्या कहा था? ख्वाब में ख्याल को दिल से मुआमला, जब आँख खुल गई ना ज़िया था ना सूद था। वो तर्जुमा बाद में कर देना, मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं समझ आई है। खवातीन के लिए भी रोबोट्स हैं, और उसकी भी वजह ये है, वक्फा नहीं ले सकते यार, मैं अभी बात कर रहा हूँ। खवातीन के लिए भी वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स हैं, सॉरी रोबोट्स नहीं, वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स हैं। और वो पॉपुलर क्यों हुआ, ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब खवातीन की जो गेम्स हैं उसमें प्रॉपर स्टोरी लाइन्स है। कभी आपका बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर है, कभी आपका बॉयफ्रेंड सैमुराई है, कभी आपका बॉयफ्रेंड चोर है जिसको फिर आप रिफॉर्म करते हैं और सीधी राह पर लाते हैं। और उनका कहना है कि जी ये बड़े पॉपुलर है, क्योंकि जापानीज जो मर्द हैं वो कभी आपको आई लव यू नहीं कहेंगे, वो तो जापानी में कहते होंगे। हाँ एग्जैक्टली, कभी आपसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो वर्चुअल बॉयफ्रेंड है मैं बटन दबाती हूँ आई लव यू कह देता है, तो हम बड़े खुश हैं इसके साथ। और जो मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल बॉयफ्रेंड है, अगर मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल बॉयफ्रेंड ये फायदे की भी तय हो जाए ना कि आई लव यू के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, तो ये सब कह सकते हैं, लेकिन मामला सिर्फ इस पे नहीं होता, लेकिन वो इसलिए तो वर्चुअल बिकता है ना। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर जो वर्चुअल बॉयफ्रेंड है वो ये है कि जो बाहर से बड़ा टफ है लेकिन अंदर से बड़ा स्वीट होता है। अच्छा, अब इन द मीन टाइम जब तक आप इन सेलिब्रिटी रोबोट्स का इंतजार कर रहे हैं, एक कंपनी ने एक वर्चुअल वाइफ / पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है जिसका नाम है आइजुमी हिकारी। होलोग्राफिक इमेज है, एक छोटी सी ट्यूब में वो होती है, और उस ट्यूब के अंदर स्पीकर भी लगे हुए। वीडियो हम चला दें तो साथ दिखा दें, ये देखें, ये स्क्रीन पर आई हुई है, तो उसमें स्पीकर भी लगे हुए हैं, माइक्रोफोन भी है, टेम्परेचर सेंसर्स भी हैं। तो आप काम पे होते हैं, उसका मैसेज आता है व्हेन आर यू कमिंग होम, आई मिस यू, आप मैसेज करते हैं तो वो आपकी माइक्रोवेव भी ऑन कर देती है, आपकी एसी भी ऑन कर देती है, और आपकी रूम की लाइटिंग भी सेट कर देती है। $2500 में ये बिक रहा है। सो सर, दिस इज द फ्यूचर। उसद साहब, कैसा लगा आपको? क्या बात है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है हमारे यहाँ जो है वर्चुअल एंकर्स आ चुके हैं कि रिमोट का बटन दबाएं और जिस चैनल पे आपने अपनी मर्जी की बाबात सुननी हो वो आप लगा सकते हैं। अपनी हासिल बातें करनी और वर्चुअल एनालिस्ट भी। खैर, जी बिल्कुल है, वर्चुअल एनालिस्ट। इजाज़त दीजिए, हाफिज़ मुबशिर को चुप करने का यही तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।